आज के इस भौतिकवादी युग में हर युवा फ्री जीना चाहता है, स्वच्छंद जीना चाहता है और ऐसे जीवन जीना चाहता है जिस पे किसी की बंदिश ना हो। यहाँ तक कि माँ-बाप, दोस्त और शुभचिंतकों की भी उन पे बंदिशें ना हो। नमस्कार, मैं संजय मिश्रा, आप देख रहे हैं हमारे साथ मेट्रो सिटी समाचार। ये कहानी मुंबई की है और दिल्ली में जाके खत्म हुई है। एक ऐसी लव स्टोरी जिसमें एक लड़की समर्पित होती है और उसका प्रेमी उसके 35 टुकड़े कर कर और उसको एक-एक कर जंगल में फेंक देता है। इस लव स्टोरी की जो है वो शुरुआत होती है मुंबई से। वसई की रहने वाली 27 वर्षीय श्रद्धा वालकर जो एक स्वच्छंद विचारों की लड़की थी और जिंदगी में उसे आगे बढ़ना था। आगे इतना कि दुनिया से आगे निकलना था, दुनिया को पीछे छोड़ना था। माँ-बाप उस लड़की को पूरा प्यार देते थे, समय देते थे और पढ़ने लिखने के लिए मुंबई के अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन कराया टाइम बाय टाइम और उसको अच्छा समय दिया। श्रद्धा वालकर जिसकी उम्र 27 साल थी, खुले विचारों की लड़की जो मुंबई में मलाड में पढ़ाई कर रही थी और इसी दौरान वहां पे उसने नौकरी भी की, कॉल सेंटर में नौकरी की और नौकरी करने की ये जो समय था, वो तारीख थी, वर्ष था वो 2019 था। 2019 में उसने वहां पे नौकरी की और वहीं पे उसकी दोस्ती होती है आफ्ताब पूनावाला से। आफ्ताब पूनावाला एक फूड ब्लॉगर और इसके साथ साथ वो भी कॉल सेंटर में एम्प्लॉय था और उसी दोनों कॉल सेंटर के बीच दोनों के बीच आपसी जो प्रेम था वहां पे, वो प्रेम वहीं पे परवान चढ़ा और परवान इतना चढ़ा कि दोनों को किसी का भी हस्तक्षेप पसंद नहीं आ रहा था। तो इस लव स्टोरी की जो है वो शुरुआत होती है मुंबई के मलाड से। मलाड में श्रद्धा ने कॉलेज किया, वहीं पढ़ाई लिखाई किया, उसके बाद वहीं पे नौकरी करना शुरू किया। आमतौर पे कॉलेज गोइंग जो बच्चे हैं कॉल सेंटर से ऐसे छोटे मोटे जो जॉब होते हैं वो जॉब कर लेते हैं। तो श्रद्धा ने भी वहीं से शुरुआत की और कॉल सेंटर में नौकरी की और वहां से कुछ पैसे सोर्स करने लगे और अपनी जिंदगी जीने लगी। 2019 में कॉल सेंटर में नौकरी करते करते उसकी दोस्ती हुई आफ्ताब पूनावाला नाम के इस लड़के से। इस लड़के ने उस लड़की से, श्रद्धा से खास दोस्ती की। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और प्यार जो है इतना परवान चढ़ा कि दोनों को एक दूसरे का साथ बिना रहना गंवारा नहीं था। दोनों एक दूसरे से इंतहा मोहब्बत करने लगे, प्रेम करने लगे। इस बात की जब जानकारी श्रद्धा के घर वालों को हुई तो माँ बाप और जो भी परिवार के लोग थे उन्होंने इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने मना किया कि आफ्ताब के साथ रिलेशन मत रखो, वो लड़का अच्छा हमें पसंद नहीं है, वो लड़का अच्छा नहीं है। इस बात से श्रद्धा को बुरा भी लगा, श्रद्धा नाराज हो गई और अपने माँ बाप से यहाँ तक बोल दी कि आप अगर हमें हमारे रिश्तों के बीच में आओगे तो मैं घर छोड़ दूंगी। और हुआ भी यूं, क्योंकि कोई माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता। माँ बाप ने साफ साफ कह दिया कि आपको वो लड़के से रिलेशन नहीं रखना है, जबकि श्रद्धा को उस लड़के से रिलेशन रखना था। मामला यहां तक आ गया कि श्रद्धा ने घर जाना छोड़ दिया, घर बार अपना छोड़ दिया, माँ बाप भाई बहन को छोड़ दिया और वहां से उसने आफ्ताब को अपना लिया और आफ्ताब के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। यहीं से वो उल्टी गिनती शुरू हो जाती है श्रद्धा की, कह सकते हैं, क्योंकि श्रद्धा अपने माँ बाप, अपने रिलेशन से जो लोग थे उनसे कट गई और सीधे सीधे आफ्ताब के पूरी तरह कब्जे में हो गई। आफ्ताब ने उसके साथ समय बिताए। ये मुंबई का इलाका, वसई जो सटा हुआ, मुंबई से सटा हुआ इलाका है। वसई में तमाम एरिया है, विरार है, नाला सोपारा है और इसके साथ साथ नायगांव है। ये क्षेत्र वसई विरार के नाम से जाना जाता है। तो वसई विरार का जो एरिया, नाला सोपारा, वसंत नगरी में उन्होंने रूम किराए पर लिया और वहां पे कुछ दिन गुजारे। उसके बाद वाली पुलिस स्टेशन का वसई पूर्व का इलाका, वहां उनके क्षेत्र में जाके कुछ दिन तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे और उसके बाद उन्होंने नायगांव के रुख किया। नायगांव भी है, मुंबई से सटा हुआ, वहां पे उन्होंने रूम किराए पर लिया और वहां पर कुछ दिनों तक रहे। तो इस तरह वो वसई विरार के कई एरिया में, कई जगहों पर जाकर रहने लगे। लास्ट में वो नायगांव रहे। नायगांव के बाद इन दोनों की जो दोस्ती थी, प्यार था, वो धीरे धीरे खटास में कहीं ना कहीं बदलने लगी और दोनों के बीच किसी न किसी बात पे विवाद होने लगा। तो श्रद्धा के माँ बाप को बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसकी लड़की आफ्ताब के साथ रिलेशन में रहे, जबकि श्रद्धा को आफ्ताब का साथ पसंद था और वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती कि उसके माँ बाप या परिवार वाले उसके रिलेशन के बीच में आए। तो आफ्ताब और श्रद्धा लगातार वसई विरार के विभिन्न जगहों पर फ्लैट लेकर और लिव इन रिलेशनशिप में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन इसी बीच मार्च 2022 का महीना, जिसमें आफ्ताब जो है श्रद्धा को लेकर दिल्ली चला जाता है। दिल्ली में आगे क्या होता है हम आपको बताते हैं। उसके पहले आपको बता दें कि श्रद्धा के दिल्ली जाने के बाद उसका एक क्लासमेट जो हुआ करता था, बचपन का दोस्त लक्ष्मण बराबर आपस में जो बातचीत होती थी श्रद्धा की, आफ्ताब की, कभी अच्छा कभी बुरा, तो वो सब शेयर किया करती थी। दिल्ली जाने के बाद जब लक्ष्मण ने फोन लगाना चाहा तो श्रद्धा का फोन मतलब लगना बंद हो गया। फोन नहीं लग रहा था। कुछ दिनों तक इंतजार किया, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो ये फोन डिस्कनेक्ट हो गया। तो इसी बीच लक्ष्मण ने
श्रद्धा की प्रोफाइल सर्च की व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तमाम, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहा करती थी। लेकिन 2-3 महीनों से उसकी कोई खोज खबर नहीं मिल रही थी। सोशल मीडिया पे फ़ोन कॉल नहीं लग रहे थे, व्हाट्सएप कॉल नहीं लग रहे थे, व्हाट्सएप मैसेजेस नहीं जा रहे थे। तो उसने श्रद्धा के माँ-बाप को जाकर ये बात बताई कि आपकी लड़की जो है पिछले 2-3 महीनों से, 4 महीने से उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। यानी मार्च महीने से लेके मई महीने के बीच में क्या हुआ, इससे वो आशंकित था, उसको डर था कि उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। अब चूँकि वो दोस्त हुआ करता था श्रद्धा का, अच्छा-बुरा जो भी था वो एक-दूसरे से शेयर किया करते थे, इसलिए वो चिंतित था। जब ये बात उसने उसके माँ-बाप को बताई, तो उनके माँ-बाप मानिकपुर पुलिस स्टेशन है वसई पश्चिम का, वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जाके पुलिस से ये बात शेयर करते हैं कि उनकी लड़की दिल्ली गई है, दिल्ली के बाद कुछ पता नहीं चल रहा है। अब यहाँ पे मामला ज्यूरिडिक्शन का आता है। ज्यूरिडिक्शन चूँकि दिल्ली है, इसलिए उनके परिवार को दिल्ली जाना चाहिए था। लेकिन हुआ यूँ कि वसई पुलिस ने इनिशिएटिव लिया। उन्होंने सुओ मोटो के तौर पे ये कॉग्निजेंस लिया और उन्होंने केस रजिस्टर किया मिसिंग का। लड़की की पूरी डिटेल ली और तहकीकात शुरू की। मामला सानप जो है, एपीआई सानप मानिकपुर पुलिस स्टेशन के, उन्होंने इस मामले का चार्ज लिया और उनकी टीम ने मिलकर इस पे इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। तो मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय के मानिकपुर पुलिस स्टेशन वसई पश्चिम में आता है पुलिस स्टेशन, जहां पे माँ बाप श्रद्धा के जो फिरियाद लेके गए थे कि मेरी लड़की मिसिंग है, वहां के जो एपीआई सानप हैं उन्होंने इस मामले की तहकीकात शुरू की और दिल्ली जाकर आए। दिल्ली में जाकर उन्होंने तमाम सारी चीजें सर्च की और इसके बाद आफ्ताब को भी पुलिस स्टेशन वसई बुलाया। दिल्ली से वसई आके आफ्ताब ने यही बताया कि श्रद्धा ने झगड़ा करके मेरा घर छोड़ दिया है, मैं अभी उसी घर में रह रहा हूं, लेकिन श्रद्धा का कुछ पता नहीं है, वो फोन कॉल बंद है उसका और सोशल मीडिया प्रोफाइल भी बंद है। पुलिस ने थोड़े टाइम के लिए उसकी इस थियरी को अपने पास सुरक्षित रखा और उसको जाने दिया। वहां जाने के बाद फिर प्रकरण में ऐसा मोड़ आता है कि यहाँ से इनके माँ बाप जो है बताए हुए फ्लैट पे जाते हैं, लेकिन फ्लैट लॉक होता है। माँ बाप, श्रद्धा के जो माँ बाप हैं, वो दिल्ली महरौली पुलिस स्टेशन में जाकर मामले की बात करते हैं, जांच करने की बात करते हैं और मामला दर्ज करने की बात करते हैं कि हमारी लड़की मिसिंग है और इसी फ्लैट पे हमें बताया गया, लेकिन हमारी लड़की यहाँ पे नहीं मिली है। वहां पे सिर्फ आफ्ताब मिला जो बता रहा है कि उनकी लड़की कई दिनों से, कई महीनों से गायब है और वो उसका पता नहीं चल रहा है। तो मुंबई पुलिस और दिल्ली पुलिस के जो जॉइंट ऑपरेशन, ये इन्वेस्टिगेशन का ऑपरेशन था, ये कंक्लूजन पर पहुंचा, ये परिणाम पर पहुंचा और बाद में इस एक ब्रूटल मर्डर, एक जघन्य हत्या का खुलासा हुआ। आपको बता दें, इस हत्या में अपनी प्रेमिका को किस तरीके से आफ्ताब मारता है, ऐसी कोई मौत देता भी नहीं है। आप देखिए, हुआ यूं, जो बता रहे हैं, तथ्य जो बता रहे हैं कि आफ्ताब ने जानबूझकर उसको मुंबई से दिल्ली ले आया और दिल्ली में ऐसा एरिया चुना, महरौली पुलिस स्टेशन, जो पहाड़ी इलाका कहा जाता है, जो पिछड़ा इलाका भी उतना डेवलप नहीं है, जानबूझ के वहां पे रूम लिया जिससे उसकी लाश को ठिकाने लगाया जा सके। हुआ यूं, जो पड़ोसी उनके बताए, उन्होंने कहा कि दोनों में अक्सर झगड़े होते थे। जो फ्लैट जो उसने लिया हुआ था, उस फ्लैट में आसपास रहने वाले लोग कहते थे कि वहां पे अक्सर दोनों में झगड़े हुआ करते थे और इन झगड़ों के बीच पड़ोसियों को आवाजें आती थी, लेकिन चूंकि पति पत्नी बोलकर वहां रह रहे थे लिव इन रिलेशन में, इसलिए किसी को पड़ी नहीं थी दूसरे के घर में क्यों झांके। तो ये मुद्दा धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि जो श्रद्धा झगड़े में चिल्लाती थी और उसका मुंह दबाने के लिए उसने गला दबाकर उसकी हत्या की और इसके बाद उसके शरीर को 35 टुकड़ों में काटा। उसने ताबड़तोड़ जाकर 300 लीटर का फ्रिज लाया और फ्रिज में लाकर उसकी बॉडी पार्ट्स थे, वो उसको फ्रिज में रख देता है और उसको बराबर कूल करता है, ठंडा करता है, जिसके दुर्गंध ना आए। इसके अलावा वो घर में अगरबत्तियां जलाया करता था और जिससे दुर्गंध पड़ोसियों तक ना पहुंचे। रात को 2 बजे वो निकलता था और छोटा छोटा बॉडी पार्ट जो है, वो छोटा छोटा जो है थैली में भर के और रोज अलग अलग जगहों पे जंगलों में फेंकता था और उसके बाद वो आकर फिर से सो जाता था। लोगों के सामने नॉर्मल लाइफ जीने की बिहेव करता था, लेकिन एक्चुअल में उसने बहुत शातिर तरीके से ये चाल चली थी श्रद्धा को रास्ते से हटाने का। ये भी उसका एक प्लान था जो नायगांव से डायरेक्ट दिल्ली शिफ्ट हुआ था और इस दौरान श्रद्धा पूरी तरह अंधी हो चुकी थी उसके प्यार में, जो उसको अच्छा बुरा भी नहीं समझ में आया, ना अपने बाप बाप की सलाह, ना अपने परिवार, ना अपने शुभचिंतकों की सलाह समझ में आई। लोगों ने पहले ही उसको मना किया था कि इसके साथ मत रहना और इससे शादी मत करना, ये सही आदमी नहीं है। लेकिन श्रद्धा ने अंत तक किसी की बात नहीं मानी और परिणाम ये हुआ कि उसकी दुखद मौत हो गई। फिलहाल इस मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है और जो लाश के जो टुकड़े हैं, देखिए पुलिस सर्च कर रही है, लाश के टुकड़ों को सर्च किया जा रहा है 35 जगहों पे जहां पे बॉडी पार्ट्स फेंके गए हैं। इन्वेस्टिगेशन शुरू है और आप देखेंगे तो इसमें आफ्ताब जो है पुलिस को एक एक चीजें बता रहा है कि कहाँ पे कैसे उसने किए हैं। और ये मार्च 2022 जब घटना हुई थी मुंबई से वहां ले जाने की, तो मई में उसने घटना को अंजाम दिया था। मार्च से ले जाने के बाद अप्रैल और मई का महीना में
मई के महीने में उसने श्रद्धा का मर्डर किया और प्री प्लान मर्डर ये लगता है जिस तरीके से उसने बर्ताव किया है कि मुंबई से अचानक कोई दिल्ली शिफ्ट हुआ, शिफ्ट होने के बाद वहां पे उसने मर्डर किया, मर्डर करने के बाद उसने फ्रिज खरीदा और एक शातिर अपराधी की तरह वो बिहेव करता रहा और लास्ट तक उसने, और इसमें जो और तथ्य निकल के सामने आए हैं कि वो बॉडी पार्ट्स को काटने और मर्डर करने के पहले भी वो कुछ ऐसे सस्पिशियस जो है मूवीज देखा करता था, थ्रिलर मूवीज देखा करता था, वो सब देख के उसने इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल इन सभी पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है और इस जांच के दौरान आज जो जांच हुई है उसमें कुछ कुछ पार्ट्स मिले हैं, लेकिन वो अभी लैब टेस्टिंग होगा कि ये बॉडी पार्ट्स जो हैं वो उनके ही हैं, श्रद्धा के, या फिर किसी जानवर के पार्ट्स हैं, यह भी उसकी जांच होना बाकी है। लेकिन इन पूरी स्टोरी में जो सामने आती है, लिव इन रिलेशनशिप और अपने माँ बाप, अपने परिवार, अपने समाज से कट के रहना, ये कहीं ना कहीं उसी का गंभीर परिणाम है। अगर लक्ष्मण जो श्रद्धा का दोस्त हुआ करता था, अगर उसने माँ बाप को नहीं बताया होता तो शायद आने वाले दिनों तक श्रद्धा का पता नहीं लगता था कि श्रद्धा जिंदा भी है या मर गई। जिस तरीके से आफ्ताब ने रास्ते से हटाने के लिए अपनी प्रेमिका को इतनी बुरी मौत दी और उसको उस बुरी मौत के बाद उसकी लाश को भी कफन तक नसीब नहीं हुआ, न आग नसीब हुई, उसने टुकड़े टुकड़े करके बहा दिए, चील कौओं को खिला दिए। तो इस तरीके का प्यार ये भौतिकवादी युग में हो रहा है। लिव इन रिलेशनशिप और डेटिंग एप्स के माध्यम से जो जुड़ते हैं उनका जो है सामंजस्य इसलिए नहीं बैठ पाता क्योंकि दोनों अड़ियल होते हैं, दोनों बागी होते हैं और ये साइकोलॉजिकल एक बीमारी है अगर आप कहें, क्योंकि इसमें देखिए ज्यादातर फ्रस्ट्रेशन में ऐसे केसेस होते हैं क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं होता। दो युवा जब बगावत करते हैं अपने घर से तो निश्चित तौर पे दोनों अपने घरों की जब सुन नहीं रहे, अपने माँ बाप की नहीं सुन रहे, तो एक दूसरे की क्या सुनेंगे। इस तरीके की जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ईगो जो बनता है वो ईगो ऐसे परिणाम पर जाकर खत्म होता है। भारत देश का कल्चर नहीं रहा है कि वो लिव इन रिलेशनशिप वाली, लिव इन रिलेशनशिप एक ऑप्शन है ऐसे लोगों के लिए जिसके पास कोई नहीं है, और ये युवा पीढ़ी जो लिव इन में विश्वास करती है एक्चुअल में अपनी लाइफ बर्बाद कर रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में उनके जो समय है, उनके जो सपने हैं, उन पर ये आघात करने वाला होता है। फिलहाल इस स्टोरी से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जब तक आप अपने परिवार, अपने माँ बाप, अपने शुभचिंतकों की बात नहीं मानेंगे, आपके जीवन में खुशियां नहीं आएंगी, या फिर कह लीजिए कि आपका जीवन असुरक्षित हो जाता है अगर आप ऐसे लोगों की मॉनिटरिंग से बाहर हो जाते हैं। जब परिवार के लोग या समाज या दोस्त यार अगर आपको अच्छी सलाह देते हैं और कोई भी सलाह देते हैं तो निश्चित तौर पे उन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम ऐसी घटनाओं से होता है। फिलहाल इस मामले में हमने मानिकपुर पुलिस स्टेशन के जो सीनियर पीआई हैं संपत राव पाटिल, उनसे इस बारे में विस्तृत चर्चा की है। उन्होंने भी इस मामले को पूरी तरीके से सीक्वेंस वाइज, क्रम वाइज बताया है। सुनिए उनका क्या कहना है। श्रद्धा वालकर नाम की लड़की अपने पिताजी विकास वालकर के साथ में संस्कृति बिल्डिंग जीजी कॉलेज के नज़दीक वसई पश्चिम में रहती थी। 2019 में वो मलाड के इधर जो कॉल सेंटर वहाँ पे जॉब करती थी। मीन टाइम उसका आफ्ताब पुनावाला जो दीवानमान रहता है उससे उसका फ्रेंडशिप हुआ था। बाद में उनका अफेयर हो गया तो उन्होंने पिताजी को बोला अक्टूबर 19 में कि वह मेरा ये आफ्ताब से मेरा दोस्ती है, मेरा फ्रेंडशिप है और मुझे शादी करना है, जो भी कुछ है उसके बारे में बताया। लेकिन वो घर वालों का उनको अपोज था। लड़की ने घर वालों का बात सुना नहीं, वो सीधा लिव इन रिलेशन में रहने के लिए वसईपुर में रहने के लिए शुरू किया, नायगांव ईस्ट में। मीन टाइम जनवरी 2020 में उसकी माँ ऑफ हो गई। वो माँ ऑफ होने के वास्ते वो पिताजी को घर पे 15 दिन के लिए मिलने आई थी। सब विधि होने के बाद वापस वो अब तक साथ रहती थी। इन बिटवीन 2 साल वो रहती थी उनके साथ में। उसका एक करीब दोस्त है बचपन का, उसका नाम है लक्ष्मण नाडर। उन्होंने पिताजी को फ़ोन किया सितंबर 2022 में कि वो जो श्रद्धा का फ़ोन कम से कम 2-2.5 महीने से बंद है, शायद मई महीने से सितंबर तक फ़ोन बंद है, ऐसा बता दिया उसने उसके पिताजी को और उसके भाई को बोला ये नाडर ने। तो पिताजी ने लक्ष्मण नाडर को उसके घर पे बुलाया, डिटेल पूछा तो उसने बोला कि लड़की और वो अब तक साथ में रहते थे 2-2.5 साल से रहते थे, लेकिन मार्च 22 से वो शायद दिल्ली रहने के लिए गए। तो लेकिन वो मई महीने से उनका फ़ोन बंद है। तो ज़रूरी ये बात है कि सच में वो लड़की जिंदा है नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं, अपने को इन्फॉर्मेशन लेना जरूरी है, ऐसा उन्होंने बता दिया। इमीडिएट उसके पिताजी ने एक एप्लीकेशन डाला था वसई पुलिस में। वो एप्लीकेशन हमारे पास आगे इन्वेस्टिगेशन आया था। मीन टाइम हमारे डीसीपी सर ने भी हमें बोला कि भाई ये जो एप्लीकेशन के बारे में जो लड़की मिसिंग है उसके बारे में ज़रा पता करना जरूरी है। हमने सो मोटो, हमारा जो नहीं जरूरी था, लेकिन हमने सो मोटो वो लड़की का 2-2.5 महीने से, अगर वो लक्ष्मण बोलता है कि लड़की 2-2.5 महीने से उनका मोबाइल बंद है सब है, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ सबूत नहीं था कि वह लड़की दिल्ली रहती है और यहाँ रहते हैं। तो हमने सो मोटो हमने मिसिंग दाखिल किया था। और जो हमारे टीम की जो हमारा जो विशेष स्पेशल ऑफिसर सानब साहब है, उनका टीम है, वो हमने उनका इंक्वायरी, वो जो मिसिंग का इंक्वायरी था उनको स्पेशल तौर पे उनको दिया था, क्योंकि वो स्पेशल केस का समझ के हमने उनको हैंड ओवर किया था। उन्होंने
उनका जो आफ्ताब जो है लड़का, बाद में ये लड़की श्रद्धा, दोनों का मोबाइल का सब कॉल डिटेल निकाला, 2 साल का। तो उनको जरूरी मिला इन्फॉर्मेशन कि भाई ये मई महीने से उनका फ़ोन बंद है, लड़की का फ़ोन, फेसबुक, बैंक का अकाउंट, सब डिटेल सब उन्होंने चेक किया। तो उनको लगा कि साला ये सब लक्ष्मी नाटक बताया कि जिस हिसाब से सब उसका बंद है। तो बिन टाइम वो आफ्ताब को भी हमने, आफ्ताब जो पुनाव लड़का है उसको भी हमने बुलाया, उसको मोबाइल फ़ोन करके। तो लड़का आया था, उसके पूरा इंक्वायरी किया हमने, स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। तो उन्होंने इतना ही बोला कि साहब हम साथ में रहते थे, छतरपुरा पहाड़ी एरिया जो दिल्ली का एरिया है वहाँ रहते थे, लेकिन वो लड़की का मई महीने में झगड़ा हो गया किसी वजह से, लड़की मुझे छोड़ के चली गई है। और वो लड़का इतना बोल्डली बात करता था और हर बात अलग अलग बात करता था। तो हमें भी थोड़ा डाउट लगा कि हर बात उसकी डिफरेंट आ रही है, विसंगति आ रही है। और लेकिन ये तो अनलेस हुआ कि ये फ़ोन में बंद है। तो हमने सब ये जो बातें हैं, हमने सीनियर हमारे जो ऑफिसर्स है, सीपी सर है, डीसी सर, उनको हमने ये सब बता दिया कि ये किधर ना किधर थोड़ा अपने को डाउटफुल लग रहा है कि लड़की किधर गई वो बता नहीं रहा है, लड़की तो झगड़ा करके बता रही है और वो उसका डिटेल्स नहीं मिल रहा है और फ़ोन भी बंद है। और वो जुरिडिक्शन हिसाब से श्योरली को कि रहता था क्या नहीं रहता वो भी जरूरी था। वो हिसाब से फिर हमारे सब वरिष्ठ अधिकारी उन्होंने डिसीजन लिया कि भाई ये मिसिंग ट्रांसफ़र करना जरूरी है, साथ ही साथ हकीकत में दिल्ली रहता है नहीं रहता है वो भी डिटेल्स जरूरी है। तो थोड़ा वो डिटेल हमारे पास आया था एनालिसिस के हिसाब से कि वो उसका लोकेशन वहाँ का था, दिल्ली का। तो हमारे सानप साहब और उनका टीम है वो ये सब पूरा पेपर हमने उधर भेज दिया। इनिशियली जाके उन्होंने वो वापस उनका एक बार एनालिसिस किया उसका मोबाइल का, तो उधर का लोकेशन था, एरिया डिमार्केट किया बराबर, वहाँ का प्रीलिमिनरी इंक्वायरी किया तो उधर रहता था वो भी मालूमात किया। फिर वहाँ के जो सीनियर ऑफिसर्स है उनके जाके उन्होंने सब डिटेल्स ब्रीफिंग किया वो सीनियर ऑफिसर से, और उन्होंने बोल दिया कि भाई ऐसा सब मैटर है और लड़की 2-2.5 महीने से उसका मोबाइल बंद है और यहाँ पे कुछ ना कुछ डाउटफुल लग रहा है कि ये लड़की के बारे में, क्योंकि वो लड़का हर बार स्टेटमेंट चेंज करता है। तो हिसाब से वो सीनियर ऑफिसर वहाँ के ने उन्होंने भी उसका कॉग्निज लिया और इमीडिएट उनको ये फाइल में उनको लेके उधर जो लोकल पुलिस स्टेशन है मेहरोला पुलिस स्टेशन वहाँ उनको भेज दिया। वहाँ हमारे साहब ने उधर भी ब्रीफिंग किया और वहाँ का ऑफिसर लोकल टीम, यहाँ का हमारा स्पेशल ऑफिसर हमारा टीम, ये जॉइंटली उन्होंने जाके एड्रेस वेरीफाई किया। वहाँ पे वो जो बेटा आफ्ताब पुनावाला था उसको लाया पुलिस स्टेशन में, वहाँ भी उसका इंक्वायरी किया और जो भी डिटेल्स है वो साहब ने उधर जॉइंटली किया और वो मालूम पड़ा कि उन्होंने उसका कहीं ना कहीं उसका जाके उधर। सर ये मर्डर इसने क्यों किया और कब किया था? अभी डिटेल्स मर्डर कभी किया और कैसा किया कि किधर किया ये हम नहीं बोल सकता, क्योंकि वो जो इन्वेस्टिगेशन है वो दिल्ली पुलिस कर रहा है। पिताजी का एफआईआर दाखिल किया उन्होंने, उसका ये किया, लेकिन ये पक्का है कि मई 2022 से कहीं ना कहीं ये बीच में जो टाइम गया वो मोबाइल उसका बंद है, फेसबुक बंद है, बैंक का अकाउंट सब ट्रांजेक्शन क्लोज है। वो सब वो मई महीने से टिल टुडे कहीं ना कहीं मर्डर उसका किया है उसने। कुछ मालूम पड़ रहा है कि कई टुकड़ों में उसके लाश के कई टुकड़े किए गए, रोज फेंक रहा था, ऐसा कुछ है? आपको मालूम पड़ा है कुछ? अभी दिल्ली पुलिस के बारे में डिटेल्स बता रही है और वो जब दिल्ली पुलिस बता रहे तो उस हिसाब से वो लोग बोलना सही रहेगा, क्योंकि वो उनका इन्वेस्टिगेशन वही कर रहा है, तो मैं बोलना उचित नहीं रहेगा। वो लोग अब डिटेल वो दिल्ली पुलिस अब जान आपके हिसाब से आरोपी को डिटेक्ट आपने किया, दिल्ली पुलिस ने किया? एक्चुअली ये ऑपरेशन जॉइंटली किया है। पहला तो हमने उसको बुलाया था, पहला ही बोला आपको कि उसका जो मोबाइल का जो डिटेल्स उसका किया हुआ इन्वेस्टिगेशन हिसाब से उसका विसंगति हिसाब से हम लोग को डाउट था कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, लेकिन वांट ऑफ हमने वो सब ट्रांसफर करना जरूरी था। और जब जॉइंटली हमारे जो ऑफिसर जब भी गए उधर लोकेशन वेरीफाई किया, जॉइंटली जाके उधर जो लड़के को लाया और जब इन्वेस्टिगेट किया तो साथ में जॉइंटली हुआ है इसका जो सर ये लव जिहाद का मामला है? नहीं, अभी फिलहाल नहीं बोल सकता कि वो लव जिहाद का मामला। अभी आगे इन्वेस्टिगेशन के बारे में वो दिल्ली पुलिस से बता सकते कि उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सर ऐसा कुछ मालूम पड़ा कि शादी का प्रेशर की वजह से कुछ झगड़ा हुआ था? ये स्टेज मुझे बोलना ही मतलब मुझे जरूरी नहीं बोलना, क्योंकि वो सब इन्वेस्टिगेशन वो लोग कर रहे हैं।